कुछ दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान पहुंची थी, तब आरबीआई के पूर्व गवर्नर और फेमस इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने राहुल के साथ आकर राजनीतिक हलकों में शोर मचा दिया था। हर तरफ चर्चा होने लगी थी कि क्या रघुराम राजन राजनीति में आने वाले हैं। क्या कांग्रेस को उसका अगला मनमोहन सिंह मिल गया है? क्या 2024 में राहुल जिस रथ में सवार होंगे, राजन उसके सारथी होंगे? ऐसे तमाम सवाल उठने लगे थे जब राहुल राजन साथ दिखे थे। इनका करीब आधे घंटे का इंटरव्यू सामने आया। राजन ने राहुल से अर्थव्यवस्था पर भी बात की। अब जब 2023 यूनियन बजट आने वाला है तो उससे ठीक पहले राजन की राय फिर से अहम हो जाती है। उन्होंने एक खास इंटरव्यू में इस बजट को लेकर बातचीत की। साथ ही नए साल पर उन्होंने लिंक्डइन पर 2 पेज का लेटर भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने के पीछे के कारण भी बताए हैं। रघुराम राजन ने खास मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, उसका असर भारत के विकास पर पड़ने वाला है। भारत की ब्याज दरें बढ़ी लेकिन निर्यात घट रहा है। कमोडिटी के दामों में उछाल के कारण महंगाई में तेजी आ रही है। आसान भाषा में समझाए तो कमोडिटी ट्रेडिंग वो है जहां अलग अलग कमोडिटीज और उनके डेरिवेटिव उत्पादों को खरीदा और बेचा जाता है। एक कमोडिटी कोई भी कच्चा माल या प्राथमिक कृषि उत्पाद है जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है, चाहे वो गेहूं, सोना या कच्चा तेल हो। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने यूनियन बजट से ठीक पहले सरकार के टैरिफ बढ़ाने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि इससे इंडिया में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। इससे चीन का विकल्प बनने की इंडिया की कोशिशों को भी झटका लगेगा। टैरिफ का मतलब अगर आपको नहीं पता तो बता दें, वस्तुओं के आयात पर लगने वाली ड्यूटी को टैरिफ कहते हैं। टैरिफ से 2 फायदे होते हैं। पहला, इससे सरकार को राजस्व मिलता है और दूसरा, देश में निर्मित वस्तुओं की कीमत आयातित की तुलना में कम रहने से घरेलू निर्माताओं को लाभ होता है। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान राजन ने कहा कि सरकार को इस बजट में अपने रिफॉर्म प्लान्स के बारे में बताना चाहिए। ये रिफॉर्म संवेदनशील और टिकाऊ होने चाहिए। इनसे इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को सपोर्ट मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। ये बजट ऐसे वक्त आ रहा है जब अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप जैसी बड़ी इकोनॉमी पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इधर इंडिया में इकोनॉमी की हालत अपेक्षाकृत अच्छी है। कोरोना की महामारी के बाद दुनिया की कई बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन का दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही है। इंडिया इस मौके का फायदा उठा सकता है। उम्मीद है कि इसे ध्यान में रखकर बजट में कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। इस बारे में राजन ने कहा कि इंडिया को टैरिफ बढ़ाना बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे उन कंपनियों पर खराब असर पड़ेगा जो चीन के विकल्प के रूप में इंडिया की तरफ देख रही है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने यह भी कहा कि ये सच है कि इंडिया ऐसा देश है जिसकी तरफ कई कंपनियां देख रही हैं, लेकिन ये पहला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंपनियां वियतनाम जैसे देशों का रुख भी कर सकती है, जहां पॉलिसी के मामले में ज्यादा स्टेबिलिटी है। उन्होंने कहा, सरकार को अपनी पॉलिसी में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही पॉलिसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के अनुकूल होनी चाहिए। बता दें, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर्स को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। राजन का कहना था कि हमने देखा है कि कुछ पॉलिसीज अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के प्रतिकूल रही है। इंडिया को इसके लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के लिए मेक्सिको दूसरा ऑप्शन है। इससे कंपनियों को NAFTA के तहत बने रहने का भी अतिरिक्त फायदा मिलेगा। बता दें, NAFTA मतलब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि USA, कनाडा और मेक्सिको के बीच का व्यापारिक समझौता है। इसके अलावा राजन ने सरकार को बेरोजगारी मिटाने पर भी ध्यान देने के लिए कहा। इंडियन इकोनॉमी की सेहत भले ही दूसरे देशों से अच्छी है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। अक्टूबर में बेरोजगारी दर 7.7% थी, जो नवंबर 2022 में बढ़कर 8% हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह शहरी इलाकों में बेरोजगारी का बढ़ना है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा से ये जानकारी सामने आई है। ये तो हो गई राजन की बजट को लेकर अपनी राय।
अब बात करते हैं राजन के उस लेटर की जिसमें उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के पीछे की अपनी वजह बताई है। रघुराम राजन ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा में एक नौकरशाह या फिर अर्थशास्त्री के रूप में भाग नहीं लिया था, बल्कि एक जागरूक और चिंतित नागरिक के रूप में भाग लिया था। 2 जनवरी को एक लिंक्डइन पोस्ट में राजन ने कहा कि वो प्रतिबद्ध नागरिकों को अपना समर्थन देने के लिए कुछ मील चले जो राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए भारत भर में चल रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि जैसा कि हम आने वाले सालों के लिए अपने संकल्पों को बनाते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी को उस भारत को संरक्षित करने की आवश्यकता है जिसे हम प्यार करते हैं। आरबीआई के पूर्व प्रमुख ने एक बार फिर इशारों ही इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा और ये भी कहा कि भारत को एक देश के रूप में बहुसंख्यक पॉपुलिस्ट लोगों द्वारा कमजोर किया जा रहा है। ये लोग अविश्वास और बंटवारा बोते हैं। वे बहुसंख्यक समुदाय को ऐतिहासिक गलतियों का बदला लेने के लिए उकसाते हैं, जिसके लिए आज कोई भी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ तक कि सत्ता को केंद्रीकृत करते हुए डेटा और आलोचना को दबाते हैं। राजन ने यह भी कहा कि देश की ताकत इसकी तर्कपूर्ण बहसों में निहित है, जो हर किसी को ये महसूस कराती है कि उन्होंने योगदान दिया। उन्होंने आगे बताया कि शालीनता, सहिष्णुता, आपसी सम्मान और संवाद का समर्थन करने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हुए भारत में अच्छाई के लिए अपार संभावनाएं हैं। रघुराम राजन यूपीए सरकार के दौर में साल 2013 में आरबीआई गवर्नर बने थे और साल 2016 तक वो गवर्नर के पद पर रहे। इस दौरान करीब 2 साल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौर में आरबीआई गवर्नर के रूप में काम किया था। इसके पहले वो वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे थे। साल 2014 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार की जगह नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उस समय से ही रघुराम राजन का सरकार की नीतियों के साथ मतभेद रहा। चाहे ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की ब्याज दरें सस्ता करने की नीति हो या फिर चीन की तरह भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने के लिए लाई गई पीएलआई स्कीम की बात हो, रघुराम राजन का नजरिया मोदी सरकार से हर बार उलट ही रहा। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार की कार्यशैली और पीएमओ की जरूरत से ज्यादा दखल देने को लेकर भी कई बार सवाल उठाए। राजन ने मोदी सरकार के सबसे बड़े सुधार जीएसटी और कालाधन पर लगाम कसने के लिए नोटबंदी के फैसलों की भी आलोचना की थी। साल 2016 में आरबीआई छोड़ने के बाद भी राजन मोदी सरकार की आलोचना करते रहे। बहरहाल जिस तरह से राजन लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में नहीं रहने के बावजूद वो सरकार के लिए विपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे में उनकी राहुल गांधी से नजदीकी भी केंद्र सरकार के लिए टेंशन पैदा कर सकता है और ये इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।